मोदी सरकार को बहुत जरूरत है कि वो साउथ दिल्ली की लावण्या से डिप्लोमेसी के लेसन ले ले, क्योंकि उनसे तो नहीं हो पा रहा। सरकार खुद ही ये तय कर रही है कि दिल्ली में क्या होस्ट किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। क्या है ना दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसी लॉबी है जो पाकिस्तान के साथ प्रेम दिखाती है, अफगानिस्तान के साथ लिबरलिज्म एक्सपेक्ट करती है और चीन को दुश्मन मान के चलती है। सीधी सी बात यह है कि जहां हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है वो इस लॉबी को कभी पसंद नहीं आता। जहां जहां देश का इंटरेस्ट होता है ये उसके खिलाफ आकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, कल भारतीय विदेश नीति का एक नया रूप देखने को मिला जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुफ्ती के नेतृत्व में तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आया, जो 16 अक्टूबर तक यहाँ रहेगा। ये 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से भारत का पहला इतना बड़ा दौरा है। इस दौरे के दौरान दिल्ली में अफगान दूतावास में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि इसमें महिला पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर कई पत्रकारों और विपक्षी नेताओं ने इसे भारत सरकार की कमजोरी और महिलाओं का अपमान बताते हुए हंगामा मचाया। स्मिता शर्मा, सुहासिनी हैदर, पौलमी शाह, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया श्रीनेत, प्रियंका वाड्रा, रोहिणी सिंह, समा मोहम्मद, जयराम रमेश, शबा नकवी, कांग्रेस राहुल गांधी, साक्षी जोशी और कितने नाम गिनाऊं, पूरी की पूरी लॉबी लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रही है कि मोदी सरकार ने ये कैसे अलाउ किया। सवाल तो उठता है कि दोस्तों, कि ऐसा क्यों हुआ? क्या सच में हमारी सरकार महिला पत्रकारों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है? ऐसा सवाल मेरे मन में आया ही था कि फिर मैंने सुहासिनी हैदर, पौलमी शाह, साक्षी जोशी, रोहिणी सिंह के ट्वीट देख लिए। अगर सरकार महिला पत्रकारों की आवाज दबाती तो इनकी दुकान बंद नहीं हो जाती। खैर, आपको बता दें कि अफगानिस्तान डेलीगेशन की बैठक में महिला पत्रकार नहीं थी, क्योंकि ये अफगान एम्बेसी में हुई थी और इसका संबंध डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी से भी जुड़ा है। 1961 के वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी देश का दूतावास मेजबान देश का हिस्सा नहीं, बल्कि उस देश का क्षेत्र माना जाता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। यानी दिल्ली में अफगान दूतावास अफगानिस्तान का हिस्सा है, भारत का नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां होने वाले आयोजनों के नियम और व्यवस्था अफगान अधिकारियों के अधीन है, ना कि भारत सरकार के। इसीलिए इस बैठक में कोई महिला पत्रकार नहीं दिखी। साथ ही फिलहाल आमिर खान मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद गए हैं। वहां पर महिलाओं की कितनी भीड़ आ पाई है, ये हमारी कांग्रेस लॉबी और तथाकथित ऑप्रेस्ड पत्रकार बताएं। तालिबान देवबंद से निकला है, जिसकी विचारधारा महिलाओं को कमतर आंकती है और उन्हें किसी अवसर पर अलाउ नहीं करता। पर क्या आपने आज तक देखा कि राहुल गांधी और उनकी लॉबी आगे आकर कहें कि देवबंद महिलाओं के अधिकार खत्म कर रहा है? अब बात आएगी कि ये मामला देवबंद का नहीं, विदेश नीति और भारत से जुड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जितने लोग विदेश नीति को उठा रहे हैं उनमें से कितने डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट हैं? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आई एम एन एक्सपर्ट इन फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी, पर ये तो कोई भी बता सकता है कि करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अफगानिस्तान और भारत का साथ आना सरप्राइजिंग भी है और जरूरी भी। हमारे नेता वैसे तो खुद को चाणक्य डिक्लेयर करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, पर ये नहीं देख पा रहे कि चाणक्य नीति में दुश्मन देश का दुश्मन मित्र होता है। कौटिल्य के मंडल को आप देखेंगे तो समझ आएगा कि आपका निकटतम पड़ोसी आपका शत्रु है और आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र होता है। ये नीति टाली ही नहीं जा सकती। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को जरा भी फॉलो करते हैं तो समझ आएगा कि दुश्मन देश के दुश्मन से हाथ मिलाना एक सक्सेस है। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध बहुत जरूरी है। हमारी अफगानिस्तान पॉलिसीज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। हमारे दोनों देशों के रिलेशन स्ट्रेटेजिक हैं, आइडियोलॉजिकल नहीं। इसीलिए ही महिला पत्रकारों के साथ भेदभाव अफगानिस्तान की पॉलिसी है, भारतीय नहीं। भारत ने अफगान दूतावास में तालिबान की मांग का सम्मान किया क्योंकि वह उनका क्षेत्र था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत तालिबान के नियमों को अपने देश में लागू कर रहा है।
भारत सरकार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला हमेशा शामिल होती है। तालिबान का ये फैसला उनके अपने देश और उनके दूतावास तक सीमित था, जहां महिलाओं पर पाबंदियां उनके शासन का हिस्सा है। भारत सरकार के हर प्रोग्राम से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं शामिल होती हैं। तो नो सागरिका, मोदी गवर्नमेंट डज नॉट शेयर आइडियोलॉजी विद तालिबान, प्लीज ग्रो अप प्लीज। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी कुछ लोग इसे भारत सरकार का फैसला बताकर भ्रम फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने पर मोदी सरकार से तालिबान से कम्युनिकेट करने की वकालत कर रहे थे। उस वक्त तालिबान के प्रति उनका रुख नरम था, क्योंकि वे अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज हो रहे थे और पाकिस्तान की एक संभावित सहयोगी के रूप में देखे जा रहे थे। उस समय तालिबान को एक तरह से नए अफगानिस्तान का चेहरा बताया गया। तब तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ये मोदी सरकार को सीख दे रहे थे कि क्या हुआ अगर वे महिलाओं का अधिकार छीनते हैं तो वे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं। पीएम मोदी को तालिबान से सीखना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। आज उसी तालिबान की कॉन्फ्रेंस से ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का नहीं भारत का सहयोगी बन गया है। जब भारत तालिबान के साथ रणनीति संबंध बनाकर क्षेत्रीय संतुलन में पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है, तो यही लोग असहज क्यों हो रहे हैं? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? तालिबान का ये दौरा भारत के लिए एक रणनीति जीत है। तालिबान ने भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखना शुरू किया है और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने लंबे समय तक अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश की। इस दौरे ने इस्लामाबाद में बेचैनी पैदा की है और पाकिस्तान मीडिया में इसकी तीखी आलोचना हुई है। इस लॉबी का इतिहास भी उनके दौरे मापदंडों को उजागर करता है। 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू ने सऊदी अरब के किंग साउद के दौरे के लिए दिल्ली के मंदिरों और महात्मा गांधी की मूर्तियों को ढकने का आदेश दिया था ताकि उनके इस्लामी संवेदनशीलता को सम्मान हो, तब इस वर्तमान लॉबी के पूर्वजों ने कोई सवाल नहीं उठाया। उस समय ये कदम भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए एक झटका था, लेकिन चूंकि वह सऊदी के राजा को नाराज नहीं करता था, इसीलिए कोई विवाद नहीं हुआ। आज वही लोग तालिबान के दौरे पर हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को कमजोर करता है। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? तालिबान ने कई मौकों पर पाकिस्तान के खतरनाक इरादों को चुनौती दी है। अफगान सीमा पर उनकी मौजूदगी भारत के लिए एक रणनीति लाभ है, क्योंकि ये पाकिस्तान को घेरने में मदद करता है। तालिबान ने भारत के साथ सैन्य और कूटनीति सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और ये दौरा उसी का हिस्सा है। दोस्तों, आलोचकों का ये रवैया हमें एक और सवाल की ओर ले जाता है। अगर ये लोग वाकई लैंगिक समानता के लिए इतने चिंतित हैं, तो क्या वे भारत में अपने उन संस्थानों पर सवाल उठाते हैं जहाँ जेंडर सेग्रीगेशन होता है? उदाहरण के लिए भारत के कई धार्मिक स्थानों जैसे देवबंद में मदरसों में महिलाओं के प्रवेश पर सख्त नियम हैं। क्या ये आलोचक वहां जाकर उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे? जब कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा हुआ था, तो यही लॉबी माय चॉइस माय रूल्स चिल्ला रही थी। वो महिलाओं के दमन का कदम नहीं लग रहा था। हिजाब कब से फेमिनिस्ट बन गया? दोस्तों, जैसे ये लॉबी एक साथ इस मुद्दे पर कूदी है, उससे तो स्पष्ट है कि वो भारत की कूटनीति सफलता को पचा नहीं पा रही। उनका रवैया न केवल दोहरा है, बल्कि कूटनीति की बुनियादी समझ से भी एकदम खाली है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।